जवाब नहीं है इस वक्त फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करने का, माँ सिवाय कि ये हुकूमत नाअहल है और बेईमान है, दोनों है, नाअहल भी है और बेईमान भी है। 37,200 मेगावाट आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन 27,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं उठा सकती। 6 हफ्ते सिर्फ पाकिस्तान गैस ज्यादा इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में 6 हफ्ते पूरे साल के 54 हफ्तों में से सिर्फ 6 हफ्ते हमें ज्यादा गैस चाहिए होती है। अगर आगे डिमांड मौजूद है हमने मंगवा ली, अगर डिमांड मौजूद नहीं है तो मैं LNG मंगवा के उसको हवा में छोड़ूं। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क में इस वक्त गैस का क्राइसिस जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और सबसे ज़्यादा एक क्राइसिस जो हिट कर रहा है वो कराची में हिट कर रहा है और इंडस्ट्री को हिट कर रहा है। इंडस्ट्री का ये कहना है कि 15 जून से हमें गैस की फराहमी जो है वो मुअत्तल है या बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भारी नुकसान का जो है वो सामना है। कहा जा रहा है कि अगर जो पिछला माली साल था 2020-2021 उसमें बात की जाए तो जो 320 काम करने के दिन थे उनमें से 99 दिन जो है या गैस बिल्कुल मौजूद नहीं था या इतनी कम थी कि काम उस पर हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो इंडस्ट्रीज़ भी, वो फैक्ट्रीज़ भी जो 1533 रुपये पर MMBTU जो है वो गैस ख़रीद रही हैं, उनको भी गैस जो है वो मैसर नहीं है। फिगर्स की अगर बात की जाए, जो इंडस्ट्री है हमारी बिलखुसूस एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो 11 महीने के अगर हम फिगर्स देखें तो 13.8 बिलियन डॉलर्स उन्होंने जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। और अगर हम देखें कि हम IMF के पास 6 बिलियन डॉलर्स के लिए जा रहे हैं तो ये सवाल बिल्कुल पूछना बनता है कि क्या वजह है कि इंडस्ट्री को जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, और जबकि हम इस जाल से जो है वो निकल सकते हैं, जो ये IMF का जाल से निकल सकते हैं। और सबसे जो इस वक्त मसला आ रहा है, जो कराची की इंडस्ट्री है वो ये कह रही है कि हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। अगर गैस का बहरान है तो उसको इक्वली जो है वो डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पंजाब में तो सूरत हाल जो है वो रिलेटिवली बेहतर हो और कराची की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बुरी तरह मुतासिर हों। इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ चेयरमैन कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री सलीम उज़्ज़मा साहब मौजूद होंगे। साथ ही साथ हमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब और अली मोहम्मद खान साहब भी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है सलीम साहब से करती हूँ। सलीम साहब, इस वक्त जो गैस के प्रेशर की सिचुएशन है, क्या उसी तरह सिचुएशन चल रही है जो 15 जून से चल रही है कि आप समझे ना होने के, हम समझे ना होने के बराबर ही है? ज़रा अगर उस पर बता दीजिए। जी, थैंक यू मारिया। देखिए, जो गैस के प्रेशर की पोजीशन है वो इस वक्त बिल्कुल ना होने के बराबर है। इंडस्ट्रीज में जो रिक्वायर्ड प्रेशर होता है वो 6 to 8 PSI होता है, जबकि इस वक्त जो प्रेशर मिल रहा है वो 0.5 PSI, 0.1 PSI और 0.7 PSI से बाहर किसी जगह पे प्रेशर नहीं मिल पा रहा। तो इस वक्त जो गैस के प्रेशर की सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है और इस कंडीशन में इंडस्ट्री को ऑपरेट करना बिल्कुल नामुमकिन है। यही वजह है कि इस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्री शट डाउन जा चुकी है और इंडस्ट्री इस वक्त ऑपरेशनल नहीं। हमारी कल गवर्नर हाउस के हवाले से मुलाकात हुई और हमारी इससे एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने सुई गैस कंपनी के हुकाम को भी बिठाया हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला डिवाइस किया। इसके तहत ये कहा गया कि हर इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे 7 इंडस्ट्रियल एरियाज है, तो हर इंडस्ट्रियल एरिया एक दिन चूज कर ले वो किस दिन बंद करेंगे, यानी गैस पे ऑपरेट नहीं करेंगे, और जिस दिन गैस पे ऑपरेट नहीं करेंगे तो उस दिन बाकी एरियाज को कंप्लीट प्रेशर के साथ गैस फराहम की जाएगी। ये एक प्रपोजल था जिसपे हमने मजबूरन एग्री किया क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये तय पाया है कि इसको देखेंगे, इसके बावजूद कि अगर सुई गैस प्रेशर नहीं फराहम कर पाई तो यकीनन फिर ये मुआहदा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर हमें अपने आगे का लाएमल तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस सूरत हाल में प्रेशर के साथ इंडस्ट्री को ऑपरेट करना नामुमकिन है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं आगे का लाएमल तैयार करना होगा, तो क्या इसमें जो है वो सिंध की इंडस्ट्री ये सोच रही है कि पंजाब जो है वो मुंतकिल हो जाए, कराची से लोग पंजाब लाहौर जाना चाह रहे हैं? इस पर ज़रा बता दीजिए। देखिए, सिंध के अंदर आपको पता है कराची में इंडस्ट्री को ऑपरेट करना आसान काम नहीं है। पहले ही यहाँ पे बड़े मसाइल हैं, पानी के इतने सिवियर इश्यूज हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, और अब ये जो गैस की क्राइसिस आई है, अब ये एक आप देखिए कि एक अजीब सी सिचुएशन है कि हम एक ही मुल्क में रहते हैं। यहाँ पे भी वो लोग हैं जिन्होंने RLNG के ऊपर भी कमिटमेंट किए हैं, आज उनको भी गैस नहीं मिल रही। यहाँ पे अगर मुल्क में आपकी गैस क्राइसिस हुआ था, और गैस क्राइसिस की 2 वजूहात बड़ी, जिसके अंदर एक आपकी जो KPT की गैस फील्ड है जहाँ से 177 MMCFD आती है, वो अगर बंद हो गई थी, वो मेंटेनेंस में चली गई थी,
और दूसरी, जब आपके पंजाब के अंदर इस वक्त हाइडल पावर नहीं चल पा रहे गालिबन पानी की शॉर्टेज की वजह से, तो ये आपने जो ज्यादा RLNG थी वो वहां पे ट्रांसफर कर दी। तो अगर मुल्क में शॉर्टेज पैदा हुई है तो वो खाली कराची की इंडस्ट्री के साथ अगर ये रवैया रखा जाएगा, कराची की इंडस्ट्री के साथ ज्यादती की जाएगी, तो यकीनन एक बिजनेस ये सोचने पे मजबूर होगा कि यहाँ पे मैं ऑपरेट कैसे करूँ, यहाँ पे आप मुझे पानी नहीं दे रहे, यहाँ पे आप मुझे गैस नहीं दे रहे, यहाँ पे आप मुझे बाकी सारी यूटिलिटीज नहीं दे रहे। तो उसके बाद आप तो कुछ कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को आप लेके जाएं दूसरे एरियाज में, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आप। ठीक। अच्छा, ये बता दीजिए, अभी एक तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अभी एंग्रो का प्लांट है, जो FSRU है, जब वो मेंटेनेंस की तरफ जाएगा तो मज़ीद सिचुएशन जो है वो अबतरी की तरफ जो है वो गामजन होगी। उसके हवाले से आपकी कोई बात हुई, आपकी कोई फाइनेंस मिनिस्टर से या कॉमर्स मिनिस्टर से कोई बात हुई कि उसको किस तरह डील करना है सिचुएशन को? देखिए, हमने जो हमारी मुलाकात हुई थी वो गवर्नर हाउस में भी हुई थी। कल हमारी मीटिंग हुई थी गवर्नर साहब से, और उसके अंदर कुछ SSGC के हुकाम भी थे और बाकी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उसके अंदर जो बताया गया वो ये था कि उसके अंदर से 70 mm CFD कराची के लिए आता है। तो अगर वो 70 mm CFD कट होता है तो यकीनन वो भी फिर एक और मजीद शॉर्टफॉल में इजाफा करेगा। लेकिन अभी तक SSGC के हुकाम का कहना ये है कि अगर हम एक दिन वाले फॉर्मूले के ऊपर आ जाते हैं कि एक दिन हफ्ते में हम वॉलटिलिटी शट डाउन करते हैं, तो उसके अंदर वो हमें बाकी दिनों में गैस का प्रेशर फराहम करने की पोजीशन में होंगे। हम इसको बहुत एक मोहतात तरीके से करना है, और एक्चुअली कि अगर ये चीज काम कर जाती है तो बेहतर है। अदरवाइज अगर वो शट डाउन होता है एंग्रो वाला भी, तो मजीद प्रेशर के अंदर रिडक्शन लेके आ सकते हैं। राइट। सलीम ज़मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अली मोहम्मद खान साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, क्या वजह है LNG आप ऑर्डर नहीं करते, गैस फील्ड आपने बंद कर दिए हैं, 320 में से 99 दिन जो है वो इंडस्ट्री ऑपरेट जो है वो कर पाई है पिछले फिस्कल ईयर में। तो सर, इस तरह तो इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे ना, इस तरह तो इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई तासर हमारे कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट में कुछ है कि कोई तफरीक की जा रही है या कोई बायसिज़म है, तो कम से कम हमारी हुकूमत में तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये तो प्लीज़ ये जहन से हर कोई निकाल ले। कोई इमरान खान साहब को किसी इलाके की सियासत करते हैं या कोई ख़ास, ज़ाहिर ना उनके स्टेक्स हैं किसी ख़ास इंडस्ट्रियल सेक्टर में, के ख़ास इलाके में उनकी कोई फैक्ट्रियाँ हों या कोई लोगों को उनके स्टेक्स हों। हमारे तो ज़्यादातर लोग भी जो अक्सरियत जो कामयाब हुए हैं, कुछ को छोड़ के ज़्यादातर आम लोगों में से ही हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो हम में कम ही हैं। तो इस तासुर को मैं ज़ायल करना चाहता हूँ कि कराची के लोगों को ये बिल्कुल जहन से निकालना चाहिए कि कराची की प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है, बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में है, क्योंकि हमारा माशी हब है। दूसरा, एक तो देखें जो हाइडल का इशू आया है वो उम्मीद है इंशाल्लाह कि 15 दिन में उसमें बेहतरी आएगी, कि जैसे ही नॉर्मली तो अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मली जुलाई के मिड तक वो पानी का मसला इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हल होगा। जो हाइडल की वजह से पावर सेक्टर में एनर्जी में ड्रॉप आया है, जो फिर उधर से स्वी गैस से आप कंट्रोल करते हैं, वो नहीं हो सका। फील्ड में भी काम हो रहा है, जिस तरह अभी उन्होंने भी बात की है। जो वन डे ऑफ की बात है वो ज़ाहिर है आइडियल नहीं है, मैं उसको आइडियल नहीं समझता, लेकिन बहरहाल मजबूरी के आलम में आपको करना पड़ा है। एक इसमें इशू ये रहा कि बहुत सी मुल्कों की तो इंडस्ट्रियाँ ही बंद हो गई हैं। अभी जो ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड मुल्कों के लिए अपनी इंडस्ट्रियाँ चलाना बड़ा मुश्किल था। हम तो किसी ना किसी लेवल पे उनको चला ही रखा। अभी भी अगर आप देखें जो अभी फिगर्स आई हैं, अल्लाह के करम से कोई आई थिंक 3.6 है मेरे ख्याल में, 0.1 हमारा टारगेट था, आई थिंक 3.6 को हमने जो है वो टच किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लेकिन होपफुली ये एक आर्जी तातुल है जो आहिस्ता आहिस्ता अभी जो पानी का जैसी बहाव बेहतर होता है वो एक उधर से कम हो जाएगा। और जो स्वी गैस का इशू है अल्लाह के करम से हल होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हुकूमत से ताउन करें कुछ दिन के लिए। उम्मीद है इंशाल्लाह ये इस पर बेहतरी आएगी, और जैसे ही अभी बजट पास होता है कुछ इशूज उसमें भी हल हो जाएंगे। परसों भी जो है ऑयल कंपनीज के साथ भी ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे इमाद अजहर साहब राब्ते में रहे, उनके भी मसाइल हल हुए। परसों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो होपफुली वी विल रीच टू अ बेटर सिचुएशन। एक आखिरी बात अगर आप मुझे सिर्फ आधा मिनट दे दें, या बाद में अभी पावर सेक्टर के हवाले से एक बात मैं करना चाहूँगा। आपने आज मेरे क्लिप्स भी चलाए,
कल इस पे थोड़ी सी मैंने कट मोशंस पे ब्रीफिंग दी थी ऐवान को, जो वहाँ हमारे मोहतरम अपोजिशन के दोस्तों के कट मोशंस थे, बजट पे सवालात थे, पावर सेक्टर पे। मैं बाकायदा फिगर्स लेके आया था और आपको मैंने वहाँ पे दिखाया भी था, अभी भी मेरे पास मौजूद है, मैं बता भी सकता हूँ कि इस वक्त बदकिस्मती से ये इस बात पे ज़ुबैर साहब बैठे हैं, शायद वो इसको समझते भी हैं कि जब मियाँ साहब 2013 में हुकूमत में आए तो हम जो अक्सर कहते हैं ना कि हाई पावर्ड आपने बहुत एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स किए, 2013 में तकरीबन 80% 70% इस पे आगे जाके बात करती हूँ, इस पे आगे जाके इस पे बहुत ज्यादा इश्यूज है, आगे जाके बात करती हूँ। बिल्कुल रिवर्स हो गया, इस वक्त रिवर्स हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं हुकूमत के साथ ताउन करें, ताउन की बात तो एक अपनी जगह, लेकिन जो ये मिसमैनेजमेंट है, अभी भी आपके पास कैपेसिटी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि एलएनजी भी हमें जो लोग दे रहे हैं उनको एलएनजी भी नहीं मिल रही, एलएनजी की 2 कार्गोज आप मंगवा सकते थे, आपने वो भी नहीं मंगवाए। ये हम माजी में भी देखते आए, हमें कहा गया जी एलएनजी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद फिर क्राइसिस पे क्राइसिस जो है वो आ रहा था। तो गर्मी है, पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, एलएनजी मंगवा लेते तो बहुत आपकी जो है वो गैस का जो मेरिट ऑर्डर है उसकी भी पासदारी हो जाती, बिजली भी बच जाती है, आपकी सर्कुलर डेट भी जो है आपका वो कम होता, इंडस्ट्री भी चलती। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन देखें कुछ उसमें कुछ दिनों का ऊपर नीचे तातुल आ जाता है, लेकिन ये इशू ऐसा है कि हाइडल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो मंगवा तो आप सकते हैं, लेकिन बहुत से जो आपका पावर सेक्टर का बहुत बड़ा जो उसका कंपोनेंट है वो आपका हाइडल पावर से वो चलता है, और उसमें बहुत बड़ा हमें बदकिस्मती से ड्रॉप आया, आपका तरबेला मांगला सारा जो है वो ड्रॉप हुआ है। लेकिन होपफुली मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूँ, इट विल बी इंशाल्लाह मैटर ऑफ नॉट मोर देन 2 वीक्स इंशाल्लाह, होपफुली। ज़ुबैर साहब, ये क्या कोई इशू जो है ये इसी तरह है जिस तरह अली साहब बता रहे हैं, 8-10 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है, कि हम तो हर साल यही देख रहे हैं, एलएनजी ऑर्डर नहीं होती, गैस फील्ड्स बंद हो जाते हैं, फर्नेस ऑयल भी अब नहीं मिल रहा, अल्टीमेटली डीजल पे जाना पड़ेगा। इज देयर अ मेथड टू दिस मैडनेस? किसी को फिर जिस तरह कोट एंड कोट में माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, फिर माफिया हावी है इधर भी? कोई माफिया नहीं है, ये नकम्मी हुकूमत है, उससे कोई और आप इससे अच्छी बेहतरी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ये एक के बाद दूसरा मैस क्रिएट करते हैं। ये अब इन्होंने जिक्र किया हाइडल की कमी, बिल्कुल सही है, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करते हैं ना। आपको ये नहीं पता कि गर्मियों के मौसम में आपकी जब तक बारिशें नहीं शुरू होंगी आपका वहाँ से गैप आएगा, तो आप उसको पूरा करते हैं। जब आपके पास एलएनजी का मसला था तो उसका बैकअप प्लान क्या है? फर्नेस ऑयल। वेयर इज फर्नेस ऑयल? Exactly. मतलब वो हालांकि कोई मुतबादल नहीं है, बिकॉज फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होती है, लेकिन अगर एलएनजी का मसला आया था तो आप फर्नेस ऑयल मंगवाते, टाइम पर मंगवाते। इसमें क्या मतलब, इसमें क्या 2+2 करने की बात है ना। आपने 10 बजे प्रोग्राम शुरू करना था, तो सारी चीज़ें बैकवर्ड्स वर्क करती है ना, कि किस वक्त प्रोड्यूसर्स आएंगे, स्टूडियो में लाइटें लगेंगी और ये करेंगे। अगर आप 10:05 पर आएँ और लाइटें खोलना शुरू करें और फिर कहेंगे ये बस थोड़े देर का मसला है, तो आई थिंक आपको कोई जॉब में बर्दाश्त नहीं कर खड़े होंगे, दफ्तर से बाहर निकाल दिए जाएंगे ना। जब आप फैसला साजी, बिल्कुल, अगर आप अपने फैसलों की ओनरशिप नहीं लेंगे, अगर आप अपने फैसलों की ओनरशिप नहीं लेंगे और एक क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए 2 की लोग थे एनर्जी सेक्टर के, 2 की थे इनके तकरीबन 2.5-3 साल तक, एक नदीम बाबर साहब और एक उमर अयूब। वेयर आर दे? व्हाई हैव दे बीन शोन द डोर? अगर इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी चला रहे थे वो, और इतना ज़बरदस्त उन्होंने एनर्जी सेक्टर को मैनेज किया था, और जो नहीं किया था, हम कहते थे ना, कहाँ है नदीम बाबर? क्या लूट के पाकिस्तान को वो अपना करप्शन करके लेके निकल के सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, पहले दिन से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उनकी जेबें कब भरती हैं और उनके जो ऊपर बैठे हैं लोग हुकूमत में, उनकी वो जेबें कैसे भर के निकल जाएंगे। उमर अयूब साहब को क्यों निकाला है? इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ये क्या म्यूजिकल चेयर है कि आपने कहा नहीं जी अब उनको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में भेज दें? या तो वो अगर एक इकोनॉमिक अफेयर्स या तो होते ना फाइनेंस मिनिस्टर उनको बना रहे होते तो बात समझ आती। एनर्जी मिनिस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहते रहे हैं कि और अब क्या होगा, देखें ना, अब आप फर्नेस ऑयल महंगा मंगवाएंगे, उससे क्या होगा? महंगी बिजली होगी पैदा, महंगी बिजली पैदा होगी तो आप फिर सर्कुलर डेट में इजाफा होगा। कभी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, कभी तो आप ओनरशिप लें, कभी आप 3 साल में एक फैसले पर तो कहें कि हाँ मिसमैनेजमेंट हो गई थी, कोई हमारा वो नहीं था, सिर्फ मिसमैनेज, कभी एक फैसले पर। अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी सुना दिया कि महंगाई भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 3 साल के बाद अगर कोई हुकूमत, ये हुकूमत है, ये कहती है 3 साल के बाद ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो 5 साल के बाद जब
वक्त आएगा अवाम के पास जाने के लिए तो फिर भी नहीं होंगे रिस्पॉन्सिबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 years and 5 years? बिकॉज और फिर अगर खुदा ना खास्ता इनको और 5 साल मिल गए तो फिर ये 10 साल के बाद भी ये कहेंगे ना, ये कहेंगे नहीं देखिए 47 के बाद अगर हमें खान साहब को या पीटीआई की हुकूमत मिलती तो सब कुछ ठीक होता। अभी बात ये है कि मैं सिर्फ दोबारा ये कहूँ, देखें जब इसमें कोई शक नहीं होता कि आपको बहुत से प्रॉब्लम्स इनहेरिट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता, लेकिन आपका जो तज्जिया होता है वो फैसला साजी पर होता है कि मिसाल के तौर पर अगर चीनी की कीमत बढ़ी थी और हम कहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट क्यों की थी 11 लाख टन, ठीक है, तो आपको उस फैसले को डिफेंड करना है, आपको ये माफियाज पर नहीं उंगली उठानी है। ईसीसी में माफियाज अगर कंट्रोल करके आपसे अप्रूवल लेके चले जाते हैं या काबीना में अप्रूवल लेके चले जाते हैं तो उसमें माफियाज का तो इंटरेस्ट होता ही है, चाहे वो इटली में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो या जर्मनी में बैठे हो, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो अपनी मर्जी से फैसला करवाना चाहते हैं। ठीक ठीक ठीक। मैं अली साहब यही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि पिछले साल भी गर्मियों में शदीद बहरान जो है वो आया, कराची में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो है वो बिजली के रहे। इस दफ़ा भी बात वही मैं जो पहले भी आपसे पूछा है, एलएनजी फिर से टाइम पे ऑर्डर नहीं हुई, सर्दियों में भी ऑर्डर नहीं हुई, फिर उसके बाद फर्नेस ऑयल भी टाइम से जो है वो ऑर्डर नहीं हुआ। अब अल्टीमेटली जो कहा जा रहा है जी डीजल पे जो है वो जाके बिजली बनानी पड़ेगी। एलएनजी से 10 रुपये पे बिजली बनती है, फर्नेस ऑयल से 13 रुपये पे, डीजल से 28 रुपये पे। तो क्या वजह है कि ये बार बार हर दफ़ा ये गलती होती है, ओनरशिप इसकी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, एंड तहरीक इंसाफ जो कि इंसाफ में बिलीव करती है उसकी हुकूमत में अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं होती। ये इसका ज़रा अगर जवाब दे दें। देखें, एक तो उमर साहब की बात ज़ुबैर साहब ने की और नदीम बाबर साहब की, तो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं ज़ाहिर है उनके पास इस्तेकाक है कि वो जिस मरहले पे मुनासिब समझें वो अपनी टीम में चेंजेस लेके आएँ, और उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि किसी ने कोई करप्शन की है। मियाँ साहब के दौर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होती रही, हालांकि उनके जो है वो चेंजेस का रुझान बड़ा कम रहा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कभी उनका इशू ही नहीं रहा। ये जो इस वक्त एक सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं, देखें बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी जो आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यही तो वो सवाल है जो हम इन लोगों से अक्सर करते भी हैं कि आप जब ये क्रेडिट लेते हैं कि आपने डबल बर्डन इस मुल्क पर डाला है और उसका हम हल हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर वक्त लगेगा। वो मसला क्या है वो मैं कल की तरह एनटीडीसी का जो मसला है, मैंने असेंबली में बात की है, जो अभी इस सेगमेंट के शुरू में जी ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनीज बहुत सीरियस मसला है। देखें जी बिल्कुल, लेकिन अली साहब वही कह रही हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन एलएनजी का कम से कम आप मंगवा लेते, एलएनजी से तो बिजली भी बचती, बिजली की जो है वो कम से कम आप एलएनजी तो ऑर्डर कर सकते थे ना, वो तो इशू ना आता आपको कम से कम। और देखिए वो तो कंटिन्यूसली उसके ऑर्डर्स रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे वो आता है, कभी डिले होता है, कभी वक्त पे आता है, हर दफा डिले होता है। लेकिन जो असल इशू है देखें वो परमानेंट हल तो है नहीं। परमानेंट हल आपका ये है, इफ़ यू लेट मी टॉक, जी जी प्लीज, हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब की जमात इस बात का क्रेडिट लेती है कि हमने बड़े पावर हाउसेस लगा दिए, हमने बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ा दी। ये ऐसे ही है मारिया साहिबा, डॉक्टर साहिबा, कि आप चूंकि खुद डॉक्टर हैं, एक जगह पे बहुत सारे मरीज हैं, लेकिन वो आपने जहां दवाई स्टॉक की है थोड़ा सा उससे फासले पे हैं, तो आपको वो दवाई उन तक पहुंचानी है। अब आपके पास फर्ज करें 10,000 मरीजों की दवाई है और वहां पे बंदे आपके पास 5,000 बैठे हैं, मतलब आपके पास 5,000 एक्स्ट्रा बंदों की भी दवाई है, लेकिन पहुंचाने के लिए आपके पास रसूल रसायद नहीं है, आप सिर्फ 100 बंदों को पहुंचा सकते हैं, बाकी 4,000 ऐसे बैठे रहेंगे। यहाँ पे इन पे सवाल उठता है कि 37,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और कराची पे भी मैं आता हूँ आखिर में, जब आपने क्लोज करना है मेरे से सिर्फ 30 सेकंड और दे दीजिएगा कि 37,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और अभी 11 जून को, अभी इस 11 जून को 23,633 मेगावाट हमने अभी प्रोड्यूस किया मैक्सिमम। आपका जो सिस्टम है वो उठा सकता है मैक्सिमम आपका 27,000 मेगावाट प्रोड्यूस इस वक्त कर सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, लेकिन जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, आपकी इंस्टॉल्ड 3700 मेगावाट है और आप 27,000 तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी 25,000 से ज़्यादा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कोज प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स बहुत पुरानी है और उस पर इन्वेस्ट नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप देखें बड़े बड़े IPPs में तो आपको किकबैक्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके इंस्टॉल्ड लाइन्स को अपग्रेड
सेलिब्रेट करते हैं, उसमें ना इफ्तिताह है ना उसमें किक बैक्स हैं। उस पर जब आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो वो बिजली 37,000 हम किधर से इनके सर पे रख के लेके आए? ये वो सवाल है। और उसमें एक दूसरा नुकता जो अभी प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि मियाँ साहब 2013 में जब हुकूमत आई, देखिए ये चीज़ें इनको बतानी पड़ेंगी बार बार, उसको हम ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन द रीजन आर नॉट अस, इट्स द बैड डिसीजन मेकिंग इन्होंने जो की, जिसमें या बदनीयती थी या लाइल्मी थी या इनकॉम्पिटेंस थी, जो हमें अक्सर कहते हैं कि मियाँ साहब जब स्टार्ट किया 2013 में 80%, 78% टू बी एग्जैक्ट हम पेमेंट कर रहे थे उस बिजली का जो हम यूज कर रहे थे, और सिर्फ 22% वो था जो पेमेंट नहीं करे, कैपेसिटी पेमेंट में दे रहे थे। इस वो रिवर्स हो गया। आप इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 42 से 46% के करीब हम यूज कर रहे हैं उस पैसे को जो हम इनको दे रहे हैं, बाकी 60% से 55% वो है जो हम यूज नहीं कर रहे बदकिस्मती से, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन उठा नहीं सकती, बट वी हैव टू पे बिकॉज इन लोगों ने, इनके बड़े महबूब थे ये बड़े बड़े IPPs वाले, इनसे पेमेंट कर दी। कराची का जहां तक ताल्लुक है, जो आपका भी जो आई थिंक बहुत से लोगों का बुनियादी इशू है कराची का, और हमारा माशी हब है, आपको जान के खुशी होगी कि कल मैंने असेंबली में भी हमारा साहब की बिहाफ पे बात की है कि इस वक्त तकरीबन कुछ 450-460 मेगावाट के करीब हम नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को हम दे रहे हैं। 78% ऑफ द एरिया इन कराची वो है जो कि मैक्सिमम लोड शेडिंग से इस वक्त मुबर्रा है, अल्लाह के करम से 78%। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी बात यह है कि 1100 आखिरी बात कि 450-460 मेगावाट हम नेशनल ग्रिड से और एक और सिस्टम के तहत कोई 1100 के करीब मेगावाट जो है कोशिश करें कि इंजेक्ट किया गया है उसमें के इलेक्ट्रिक में, ताकि कराची की बिजली की जो एक मसला है वो बहुत हद तक उस पे जो है वो बेहतरी है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि हम उससे बिल्कुल बेफिक्र नहीं है, फुली फोकस्ड हैं। चलिए आपका पॉइंट आ गया, लेकिन टीम लेके आए हैं जी आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़रा मैं ज़ुबैर साहब के पास जाने से पहले ये एक चीज़ बता दूं। आप ये बात कर रहे थे कि LNG जो है वो कोई परमानेंट हल नहीं है। मेरे सामने स्टेट बैंक की रिपोर्ट यहाँ पे मौजूद है जिसमें लिखा है कि द इम्पोर्ट ऑफ LNG हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट इन द कंट्री बाय अराउंड 234 बिलियन। ये 17 और 20 के जो हैं ये फिगर्स बताए जा रहे हैं। उसके बाद लाइन लॉसेज, आप ठीक है इनको कह रहे हैं, ये इन्होंने ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी पे जो है वो नहीं तवज्जो दी। लाइन लॉसेज आपके टाइम में जो है वो ज़्यादा हुए हैं। लाइन लॉसेज को आप जो है वो ज़्यादा जो है उन दो जगहों पे जहां आपकी हुकूमत है, KPK में और बलोचिस्तान में, वहां से लाइन लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, वो भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, व्हिच इज द रीजन सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। नो बट आई एम जस्ट टॉकिंग, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल सिचुएशन। आप कह रहे हैं कि LNG से कोई फायदा नहीं हो रहा, परमानेंट हल नहीं है। स्टेट बैंक कह रहा है 234 बिलियन आपने बचाए हैं पैसे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बचाए हैं आपने, आपका सर्कुलर डेट जो है वो कम हो सकता है इससे। आइडियल आपका हाइडल ही है। देखिए इस वक्त चलें सर, आइडियल आपका हाइडल है, और इस वक्त पहली बार जो 2020 में हम आपकी अल्टरनेटिव जो आपकी एनर्जी पॉलिसी लेके आए हैं उसमें विंड पे और सोलर पे हमने देखते हैं सर कि क्या होता है अभी तो देखते हैं सर कि क्या होता है। थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट आपको विंड और सोलर से। अच्छा जुबैर साहब जो ये तासुर इस वक्त मिल रहा है, सूबाइयत का जो तासुर मिल रहा है, ये किस हद तक ठीक है? जिस तरह इंडस्ट्री भी अब कह रही है कि हम पंजाब सोच रहे हैं कि पंजाब को तो मिल रहा है तो चलें पंजाब हम शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत डेंजरस ट्रेंड नहीं है ये सर? लेकिन मैं ये जवाब देने से पहले इनसे पहली दफ़ा मैंने इस किस्म के स्टैटिस्टिक्स सुने हैं, और पहली दफ़ा सुना है कि ये कह रहे हैं LNG हल नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें जिस तरह आपने खुद स्टेट बैंक को कोट किया, मैंने कहा परमानेंट हल नहीं, कोई भी परमानेंट हल आपका अपने मुल्क से आपको निकाल के लाना है। परमानेंट ही मैं नहीं, अपने मुल्क से निकाल के लाना है, वो जब 50 साल के बाद होगा वो तो देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो आपके पास अवेलेबल जो भी है दुनिया भर में और पाकिस्तान में मिला के, तो LNG, और अगर LNG परमानेंट हल नहीं है तो आप LNG टर्मिनल की बिड्स क्यों मांगते रहे हैं? पिछले 3 साल लगाया एक भी नहीं है, अभी तक ऑथराइज एक भी नहीं किया। कुछ मिनिस्टर्स का उसमें ज़रूर इंटरेस्ट है, लेकिन आप LNG की बिड्स क्यों मांग रहे हैं टर्मिनल लगाने की अगर LNG हल नहीं है? दूसरी बात है ये कहते हैं कि सिर्फ 25,000 ट्रांसफर हो सकता है। जुबैर साहब इल्जाम ना लगाएं। देखिए अभी इमरान खान साहब जाके अभी मोमन को उन्होंने ओपन किया है, दासू भाषा पे काम जो है स्टार्ट किया है। अच्छा अली साहब जरा जुबैर साहब को बोलने देना, आपकी बात में इंटरजेक्ट किया, लेकिन ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि अपना हौसला करके सुना। अच्छा अली साहब जरा बात करने देना, अब बात करने देना, आप बात के बारे में तो अली साहब आप जरा जुबैर साहब को बात करने देना। जी 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 जुबैर साहब सिर्फ ये अर्ज किया है कि जी जुबैर साहब को बात अच्छा जी ये कहते हैं कि 25,000 के उसमें इंटरेस्ट है, तो आप बताएं किसके हैं? ये कहते हैं कि सिर्फ, अच्छा मैं बताता हूँ,
ये कहते हैं कि 25,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिर्फ ट्रांसमिट हो सकती है। इस वक्त डिमांड 25,000 से कम है सर, तो आप 25,000 कर दें ट्रांसमिट। आपके पास तो बिजली पैदा करने के लिए जरा ही नहीं है, ना एलएनजी है, ना वो फर्नेस ऑयल है, ना लोकल गैस है, तो आप बिजली कहां से पैदा करेंगे? अभी तो मसला आपका जो है तीनों क्राइसिस में है, एलएनजी भी क्राइसिस में है, लोकल गैस भी क्राइसिस में है, फर्नेस ऑयल भी नहीं है। तो आप तो बिजली नहीं पैदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, और चले मान लिया, आपकी बात मान लेता हूं कि सिर्फ 27,000 हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओ भाई, आप बता देंगे पिछले 3 साल में आपने क्या किया? आपने कुछ करना था या नहीं करना था? आपको 3 साल हो चुके, 3 महीने नहीं हुए। आप अपना रिकॉर्ड बताए ना। हमने तो 11 महीने एलएनजी का टर्म। चलें आप बात करें, मैं बाद में बात करता हूं। एक सुन लेना। हाँ ठीक है। तो आपने तो एक चीज तो बिल्कुल तय है की तो कीमत कि इन्होंने कुछ नहीं करना था। इनके पास ना अकल है, ना इनमें कॉम्पिटेंस है, ना इनमें कैपेसिटी है। इनको सिर्फ एक ही काम आता है और वो है, देखें जी इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन बनाई थी भाई 3 साल में। आप बताएं ना अपना हिसाब किताब, आप बताएं ना एलएनजी के टर्मिनल आपने क्यों नहीं लगाए? आपने तो बिड्स मांगी थी, पहले साल में आके मांगी थी, पहले साल में आपने एफर्ट की थी। क्यों कर रहे थे आप एफर्ट? आप उसका जवाब दें कि आपने क्या किया। आप उसका जवाब दें कि, और आपने कहा कि उनको इस्तकाक है प्राइम मिनिस्टर को, बिल्कुल है। ये इसी तरह से है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जब क्रिकेट के कैप्टन थे, उनको टीम सेलेक्ट करने का इस्तकाक था ना। कब उन्होंने जावेद मियांदाद को निकाला था, कब उन्होंने वसीम अकरम को निकाला था, कब मुश्ताक अहमद को निकाला था, कब सईद अनवर को निकाला था। टीम से उसको नहीं निकालते जो परफॉर्म कर रहा होता है। कहने का मतलब है अगर उमर अयूब परफॉर्म कर रहे थे तो उनको क्यों निकाला था? अगर नहीं, कोई नहीं चेंज। जावेद मियांदाद वाज नेवर ड्रॉप्ड, वसीम अकरम वाज नेवर ड्रॉप्ड, वकार यूनुस वाज नेवर ड्रॉप्ड। किसी से पूछ लें। सो आप विनिंग कॉम्बिनेशन को थोड़ा ड्रॉप करते हैं। हमाद अजहर को चौथी मिनिस्ट्री दे दिया आपने, 3 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए। पहले रेवेन्यू में थे, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में थे, फिर इंडस्ट्रीज में थे, अब एनर्जी में आ गए। सॉरी, 5वीं मिनिस्ट्री, बीच में फाइनेंस भी दी थी। 5 मिनिस्ट्रीज आप किसी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कप्तान का इस्तकाक है। इसका मतलब प्रॉब्लम इज विद कप्तान, ही डजंट नो व्हाट द विनिंग टीम इज। नदीम बाबर को लाए, वो लूट के पैसा चले गए, पैसे बनाए उन्होंने, जो भी उनका अपना आईपीपीज थी और जो भी था वो पैसे। उमर अयूब को काम नहीं आता था, वो सिर्फ ये कहते थे पिछली हुकूमत ये करके गई है, पिछली हुकूमत। भाई आप बताएं ना, आप अपनी बैलेंस शीट देखिए, आपने क्या किया। मैं जरा अली साहब से जवाब ले लूं, बिकॉज़ मुझे सेगमेंट पर क्लोज करना है। जी के बाद ये पूछने के हक बचाने पे जी अली साहब, बिजली पैदा नहीं हो रही, फ्यूल फर्नेस ऑयल मंगवाया नहीं है, एलएनजी मंगवाई नहीं है, लोकल गैस फील्ड्स बंद हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो इस दफा कहीं डीजल माफिया तो फैसिलिटेट नहीं हो रहा। डीजल माफिया तो फैसिलिटेट नहीं हो रहा। बढ़ के कलेक्शन कम हो गई है, कलेक्शन कम हो गई है, लाइन लॉसेस बढ़ गए। आपने क्या किया? जी अली साहब, कुछ किया भी है आपने या कोई करने का इरादा भी है? मैं दोबारा अपनी उसी आपकी बात हो गई है। जी 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 हाँ, मैं दोबारा अपनी उस बात पे आता हूँ। बुनियादी जो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इनको बात की है कौमी असम्बली पे के फ्लोर पे, और आज मैं वही बात इनको दोबारा कर रहा हूँ। एक वो और एक जो मैंने पावर मिनिस्ट्री की तरफ से कल बात की है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल ये बात की है और ये मुझे आज रिफ्यूट करें। ये उस दिन पता नहीं किसके प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ ही थे और वो एक्सेप्ट उन्होंने किया, क्या उन्होंने रिवर्स किया इसाक डार साहब की पॉलिसीज़। तो मुझे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, क्योंकि ये फाइनेंस को समझते हैं, कि 4 साल फिर आपने क्यों पाकिस्तान की लुटिया डुबोई और आपने जो है जोंक के डॉलर जोंक के आर्टिफिशियली रुपये को मेंटेन रखा और उसको आपने ग्रेजुअली डाइवर्ट कर रहे हैं और अचानक हमें करना पड़ा। ये जुल्म आपने क्यों किया? ये काम मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिवर्स किया था, हमने नहीं किया। जो पॉलिसी शिफ्ट मिफ्ता साहब लेके आए उसी को मुझे प्रोग्राम का सेगमेंट जो है वो क्लोज करना है अनफॉर्चुनेटली। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लगता यही है कि पिछली हुकूमत पे जो है वो मलबा गिरता जाएगा और चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जो इस हुकूमत की कंट्रोल में भी चीज़ें हैं जिसका जवाब नहीं मिलता कि क्या वजह है कि एलएनजी के कंटेनर्स जो हैं जो वो नहीं ऑर्डर किए जा रहे। क्यों नहीं एलएनजी ऑर्डर की जाए जब 2 कार्गोज आप ऑर्डर कर सकते थे? क्या इस दफ़ा फिर ये हमें सुनने को मिलेगा कि डीजल माफिया जो है वो फ़ायदा उठा गया? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ई कॉमर्स में क्या चल रहा है, वहाँ इंडस्ट्री के क्या जो है वो इश्यूज चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले जैसे हमने आपको बताया था कि ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल भी है। कहा जाता है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वीज़ावी ई कॉमर्स, स्पेशली जब से ये कोविड आया है, पूरी दुनिया में आया है, तो लग रहा है कि पाकिस्तान भी अपना पोटेंशियल ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है। हो क्या रहा है सेक्टर में, किस तरह बेहतरी आ सकती है? एहसान साया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साया साहब। एहसान साहब ये बताइए कि जो इस वक्त ई कॉमर्स पाकिस्तान में जिस तरह चल रहा है उसमें ये कहा जाता है अभी पोटेंशियल बहुत है और हमने उस तरह अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं किया, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या चीज़ें हो सकती हैं आपको इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए? Yes, assalamu alaikum and thank you for having me on. Just to give थोड़ा a little bit of perspective, तकरीबन हमारी जो रिटेल मार्केट है उसका 1.5% ई कॉमर्स है। अगर हम ग्लोबली देखें तो एवरेज है तकरीबन 20%। चाइना जैसा मुल्क वो 50% से ज़्यादा है। इंडिया तकरीबन 7 से 10% है। तो ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी इन्फेंसी में ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और इसमें जब भी कोई इंडस्ट्री इन्फेंसी में होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से जब सपोर्ट मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो उसमें ग्रोथ आती है। और हमारे मुल्क के लिए ये ई कॉमर्स की ग्रोथ इसीलिए ज़रूरी है, इसमें जॉब क्रिएशन बहुत होती है, स्पेशली आपके स्मॉल मीडियम बिजनेसेस में। अगर आप देखें तो तकरीबन 3 से 5 जॉब्स क्रिएट होती हैं एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस सेलर की वजह से। तो माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 35,000 सेलर्स हैं, और अगर आप देखें 3-4 साल पहले तो 3,000 थे हम दराज जैसी कंपनी के पास, और इसमें और भी कंपनीज हैं। तो इसमें जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल बहुत है, एसएमई एम्पावरमेंट का पोटेंशियल बहुत है। और जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में तकरीबन 85% जो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स हैं वो एसएमई सेक्टर से ही आते हैं। तो अगर आपको एक मुल्क को खड़ा करना है तो एसएमई सेक्टर का ज़रूरी है कि वो एक्चुअली लीड करे। अच्छा ये बताइए कि जो आप इंसेंटिव्स मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, क्या उसमें ये, क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे देख रहे थे उसमें रिसर्च में ये हमें समझ आई कि सम सॉर्ट ऑफ अ टैक्स हॉलिडे, अभी गो के 2% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इम्पोज किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन आपकी इंडस्ट्री जो है वो शायद कोई टैक्स हॉलिडे जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, डिमांड कर रही है या रिक्वेस्ट कर रही है, इस पर अगर बोलना चाहें। जी देखिए, जो इनिशियल जो प्रपोजल आया था फाइनेंस बिल में वो ये था कि एसेंशली मार्केट प्लेसेस को और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को रिटेलर के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था, विच इज़ नॉट द केस। वो मार्केट प्लेसेस एक्चुअली क्या करती हैं, वो एक एजेंट होती हैं, एक सेलर और एक कंज्यूमर को वो कनेक्ट करती हैं। और रिटेलर तो ऑब्वियसली वो होता है जो एक खरीदता है, एक चीज़ खरीदता है वो खुद बेचता है। तो मार्केट प्लेसेस ये नहीं करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये प्रपोजल था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्री कर लिया, वो हटा देंगे। और अब प्रपोजल ये क्या है कि 2% विथ होल्डिंग टैक्स अनरजिस्टर्ड सेलर्स पे, ऑब्वियसली इसमें एग्जेम्पशंस होंगी जो शेड्यूल 3 प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो इसमें ऑब्वियसली एज एन इंडस्ट्री हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि हमारा प्रपोजल ये था कि एक्चुअली ये इंडस्ट्री को टैक्सेस जो थे प्रीवियसली वही देने चाहिए, वो हैं जो ऑफलाइन में दिए जाते हैं। जो अगर आप एक रिटेलर जो प्रोडक्ट खरीदता है और बेचता है और वो टैक्स देता है, वो हमारे जो सेलर्स हैं वही सेम टैक्सेस देते हैं। ऑब्वियसली अगर हमने ये मांगा नहीं था कि टैक्स हॉलिडे दें, बट ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि एक इंडस्ट्री ग्रो हो, एसएमई सेक्टर आपका खड़ा हो, जॉब क्रिएशन हो, तो ये इंसेंटिव्स जब आते हैं एक इंडस्ट्री में तो वो ऑब्वियसली इसकी जो ग्रोथ है वो फ्यूल हो जाती है। मगर हमने ये मांगा था कि सिर्फ जो टैक्सेस ऑफलाइन में जो ट्रीट किए जा रहे हैं वो ऑनलाइन हो, तो ये अनफेयर डिसएडवांटेज नहीं हो जाए ऑनलाइन बेचने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वुड गो अगेंस्ट जो प्राइम मिनिस्टर के डिजिटाइजेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं। अच्छा एहसान साहब ये बताइए कि अगर बिकॉज ऑब्वियसली कंपैरिजन खित्ते से, सब कॉन्टिनेंट से जो है वो होता है, तो वहाँ पे क्या इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं वो हैं जिससे फैसिलिटेशन हो रही है ई कॉमर्स को? जी देखिए, जैसे अगर आप बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, जहाँ दराज उन मुल्कों में भी है, जो उधर का टैक्स स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली ये कि सिमिलरली जो ऑफलाइन में जो टैक्सेस लगते हैं सेल्स पे, प्रोडक्ट्स पे, वो ऑनलाइन लगते हैं। मगर ये नहीं होता है कि विथ होल्डिंग टैक्स बाकी मुल्कों में नहीं हो रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार में। इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, मगर वो भी 2 साल पहले हुआ था, जब इंडिया की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो काफ़ी उसने तरक्की कर ली थी, वो काफ़ी आगे हो गया था। अब ये है कि जब ऑब्वियसली इन्फेंसी में था तो वो भी उधर की भी जो इंडस्ट्री थी वो उनका ये इंसेंटिव था कि जो टैक्सेस थे दे वर मेड इन अ वे दैट दे वर इंसेंटिवाइजिंग ग्रोथ। और बाकी मुल्कों में अगर सब कॉन्टिनेंट में जैसे मैंने कहा है कि ये कहीं डिसएडवांटेज या डिसइंसेंटिव नहीं हुआ है, मगर फिर भी आई थिंक जो इधर जो नया जो 2% विथ होल्डिंग का ऑन अनरजिस्टर्ड सेलर्स
जो तरीन साहब ने फ्राइडे प्रपोज किया है, आई थिंक वी फुली सपोर्टेड। इसलिए हमारा भी देखें, ई कॉमर्स की जो एक ताकत है वो ये है कि वो डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी बढ़ा सकती है। तो हमारा भी ये मकसद है कि जो डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी, जो अनरजिस्टर्ड सेलर्स हैं, उन्हें हम इंसेंटिव्स दिखाएं और सिखाएं कि वो खुद रजिस्टर हों। तो ये ई कॉमर्स इसमें काफ़ी फ़ायदा कर सकता है पूरी इकोनॉमी के लिए। और इंशाल्लाह हम कोशिश भी कर रहे हैं कि FPR के साथ काम करें कि इसमें जो मोडालिटीज़ हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन जिसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है वो उनके साथ काम करें और हम ये इम्प्लीमेंट कर सकें इन अ वे दैट एक्चुअली हम कंप्लायंस भी ई कॉमर्स कंपनीज कर सकें और साथ साथ में ई कॉमर्स की और डिजिटाइजेशन की ग्रोथ हो पाकिस्तान में। राइट अच्छा, एक ये कहा जाता है कि स्पेशली ई कॉमर्स के लिए कि कोविड परहैप्स हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। पाकिस्तान में आप क्या फोरकास्ट क्या कर रहे हैं? अब ऑब्वियसली कोविड के जो असरात हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ साल पहले अगर 3000 लोग एम्प्लॉयड थे तो अब 3000 आपके पास अगर लोग जो है वो रजिस्टर्ड थे सेलर्स से, तो इस वक्त 35,000 पे वो नंबर जा रहा है। आपकी फोरकास्ट क्या है? ये इंडस्ट्री जो इन द अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस विद इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है, कितना ग्रो कर सकती है इंडस्ट्री? जी देखें, हमारा जो गोल होता है वो एक्चुअली होता है कि हाई डबल डिजिट्स टू लो ट्रिपल डिजिट ग्रोथ हो। तो एनीवेयर बिटवीन 50 and 100% ग्रोथ हम हर साल यही कोशिश होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में हमारी ग्रोथ 50 से 100% पे ही होती थी। और ये एक्चुअली इंडस्ट्री दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू ग्रो इज 50 to 100%। 50 to 100%। I'll have to wrap it up there. Thank you so much एहसान साहब कि आपने वक्त निकाला। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो FATF का जो मामला है उस पर डिस्कशन होगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। FATF को आलमी माशी निज़ाम का वॉचडॉग कहा जाए या चंद ताकतवर ममालिक का वॉचडॉग कहा जाए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने पर यह सवाल ज़रूर उठता है और इसकी बहुत ठोस वजूहात भी हैं। बरतानिया जहां दुनिया भर से काला धन रियल एस्टेट और ज्वेलरी की मार्केट्स में छुपाया जाता है, वो पाकिस्तान को FATF में रखने का हामी है। स्विट्जरलैंड जो दुनिया भर से चोरी किए वाले पैसों की पनाहगाह है, उन्होंने हमारे निज़ाम में खामियां नजर आ रही हैं। ये बात तो साफ है कि FATF का ये फैसला असूली कम और सियासी ज़्यादा है। हुकूमत ने FATF के जो 40 में से 31 नुकात हैं और 27 में से 26 पॉइंट्स पर काम कर लिया है, लेकिन 27 में से एक बाकी मांदा पॉइंट के साथ मजीद 6 पॉइंट्स पर काम करने का कह दिया गया है, जिस पर हुकूमत ने साल भर काम करने का इरादा भी जाहिर कर लिया है। माजी के बरक्स मौजूदा हुकूमत ने FATF से मुतल्लिक कानून साजी में बहुत काम किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन माजी की हुकूमतें ऐसा करने में आखिर क्यों नाकाम रहीं और क्यों पाकिस्तान को आलमी ठेकेदारों की ब्लैकमेलिंग के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, ये वो सवालात हैं जो आज हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा, स्विट्जरलैंड देख लें कि वो एक पनाहगाह है जहां लोग अपने काला धन जाके छुपाते हैं। लाइकवाइज बरतानिया, तो ये इन ममालिक का हम पे उंगलियां उठाना, हम पे जो है हमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के लिए जो है वो कहना, क्या ये वाकई एक प्रिंसिपल स्टांस है इनका या ये कुछ मसला और है और जो जियो स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है इस खित्ते के लिए उनसे जाके इसका जो है वो ताने बाने मिलते हैं? बहुत नवाजिश डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। मेरे ख्याल में आपकी ऑब्जर्वेशन 100% ऑन द डॉट है। एक बहुत ग्रेट से जिसने कहा था कि सिलेक्टिव मोरालिटी इज़ वर्स दैन नो मोरालिटी एट ऑल, कि अगर आप मॉरल वैल्यूज़ जो हैं या मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं अगर वो चुन कर लगाएंगे कि किसके ऊपर लगाना है और किसके ऊपर नहीं लगाना, तो वो आपकी जितनी भी क्रेडिबिलिटी है और आपकी मॉरल अथॉरिटी जो है उसको वो ख़त्म कर देगा। इसी तरह से जैसे आपने कहा कि यूके जो कि तकरीबन 100 बिलियन पाउंड्स तो खाली लंदन में ब्लैक मार्केट एक साल में आती है, और स्विट्जरलैंड जहाँ पे दुनिया जहान के तमाम ब्लैक मनी से जो लोग वहाँ पे अपने अकाउंट्स खोल कर बैठे हुए हैं, वो उनकी इकोनॉमी उसके ऊपर चल रही है। अगर वो पाकिस्तान के ऊपर उंगलियाँ उठाए तो जाहिर बात है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस एंटायर सिस्टम। FATF जो है ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये एक कोर्शन का टूल है और इसके इस्तेमाल करके जियोपॉलिटिकल जितने भी इनके अज़ाइम हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आजकल इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तो IFIs जो हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, वो इकनॉमिक कोर्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो FATF जो है ये एक लॉ फेयर
की कोएशन है, एक कानूनी कोएशन है जिसके तहत ये तमाम ममालिक को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में एक इन्होंने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का एक ढोंग रचाया हुआ है और उसको मेंटेन करने के लिए और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए वो इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ख्याल में यूके का और स्विट्जरलैंड का दे हैव नो मॉरल अथॉरिटी, नो क्रेडिबिलिटी कि वो पाकिस्तान को या किसी भी और मुल्क को इस तरह से मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में हम मुलव्वस हैं, और जबकि वो खुद दुनिया के लीडिंग ममालिक हैं जहाँ पे ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग की जो पैसा है वो वहाँ पे मौजूद है, और उनकी इकोनॉमीज जो हैं वो बहुत हद तक इस ब्लैक मनी के ऊपर चल रही है। बाय दिस ब्लैक मनी। सर, स्पेन नजर नहीं आता, फ्रांस नजर नहीं आता, पनामा के हालात जो है वो नजर नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान नजर आता है। ये बिल्कुल बात सही है, इसलिए कि शायद हमारी इकोनॉमी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं रही, और जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारी पहली गवर्नमेंट्स जो हैं वो उन्होंने कोई पुश बैक नहीं किया है, उन्होंने कोई रिटेलिएट नहीं किया है। जहाँ पे हम ये सारे काम कर रहे थे कि हमने इतने अच्छे काम किए हैं, जैसे अभी आपने खुद कहा कि 27 में से 26 पॉइंट्स के ऊपर हमने वी आर वेरी लार्जली कंप्लायंट, तो इसके साथ साथ हमें एक डिप्लोमेटिक और एक मीडिया ऑफेंसिव भी चलाना चाहिए था, कुछ लॉबिंग करनी चाहिए थी इन तमाम जो मेजर कैपिटल्स हैं दुनिया के, और उनको बताना चाहिए था कि हमने क्या काम किया है, और वहाँ पर हमें अपनी जो एक लॉबी क्रिएट करनी चाहिए थी। अभी चाइना, टर्की, मलेशिया, सऊदी अरेबिया ये तो हैं, मगर इनके अलावा भी हमें और ममालिक के साथ अपने राब्ते बढ़ाने चाहिए थे और एक अग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए थी। अभी वक्त है, अभी उन्होंने अगर कह दिया कि जी आप डीलिस्ट सिर्फ उस वक्त होंगे जब ये 27वां पॉइंट भी आप इसके ऊपर अमल दरामद कर लेंगे, और वो जो पैरेलल एक एक्शन प्लान दिया है एशिया पैसिफिक ग्रुप में 6 पॉइंट्स वाला, उसके ऊपर भी मुकम्मल अमल हो जाएगा। फिर 2 ऑन साइट विजिट्स होंगी, अब वो विजिट्स ये कंफर्म करेंगी कि एक सस्टेनेबल और एक इफेक्टिव कंप्लायंस हुआ है इन तमाम पॉइंट्स का। उसके बाद FATF के मेंबर जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को डीलिस्ट किया जा सकता है कि नहीं। राइट सर, लेकिन अब अगर देखें 2008 से 13 तक आप रहे, फिर आप जो है वो निकल आए, फिर 16 में जो है वो चले गए, तो दिस ऑल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स अ डीपर इशू है कि जब तक आपको आलमी ताकतों को आपकी ज़रूरत है, या आप उनके जो है वो उनके कोई डिज़ाइंस जो हैं वो आप उनका हिस्सा हैं, आप उनको पूरा कर रहे हैं, उनको आपकी मदद दरकार है, तो तब तक मामला जो है वो ठीक रहते हैं। जैसे आपकी ज़रूरत ख़त्म तो फिर एकदम से जो फोर फ्रंट पे जो इस खित्ते के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस हैं वो जो है वो डोमिनेट कर जाते हैं। I think you hit the nail on the head. अभी इस वक्त जो है यूनाइटेड स्टेट्स को खास तौर पर पाकिस्तान की ज़रूरत है अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने अपना किरदार अफगानिस्तान में बहुत अच्छा प्ले किया है पीस प्रोसेस के अंदर, अब वो वहाँ से निकल रहे हैं, हम उनके एग्रेस में भी उनको मदद कर रहे हैं। मगर अब देखना यह है कि जो काम अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान के अंदर रहकर नहीं कर सका, वो एक पाकिस्तान की बेस लेकर वो बाहर बैठकर कैसे कर सकता है। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि पहले तो अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को एक मैनेज्ड किस्म के केओस में और डिस्टेबलाइजेशन में मेंटेन कर रहा था, अब वो उसको अनमैनेज्ड केओस में और डिस्टेबलाइजेशन में उसको मेंटेन करना चाहता है। पाकिस्तान हैज सीन थ्रू दिस गेम एंड वेरी वाइजली पाकिस्तान ने उनको बेस ना देने का फैसला किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज्ड होगा तो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन डिस्टेबलाइज्ड होगा, उससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा और सीपैक डिस्टेबलाइज होगा, सीपैक से BRI डिस्टेबलाइज होगा, और उसकी एक्सपेंशन जो है फर्दर एक्सपेंशन इनटू ईरान एंड इनटू अफगानिस्तान भी स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी। और वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को किसी ना किसी तरह से रोकना है, क्योंकि वो अब ग्लोबल लेवल पे वो यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज कर रहा है। तो ये खाली हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे मेंटेन किया जा रहा है, मगर इसके जो मुहर्रकात हैं दे आर एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, मुलाकात और एट द ग्लोबल लेवल। आई हैव टू लीव इट देयर। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।